सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन को एक नई दिशा दे रहे हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने BSER के पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सोल्व किया था और हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन सी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द, लगभग 10 और 10 से अधिक लाइनों में हमें आंसर देने हैं। देखते हैं। यूरोपीय संघ का गठन तथा इसकी उपलब्धियों पर लिखिए। राइट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट्स अचीवमेंट्स। देखिए, यूरोपियन संघ यानी कि यूरोप के देशों के द्वारा ये संघ जो है स्थापित किया गया और इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं वो देख लेते हैं एक बार हम। देखते हैं ये। हाँ, ये आ गया हमारा यूरोपीय संघ, ईयू। ईयू यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई भाई? 1 नवंबर 1993 को जो है इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? maastricht संधि के तहत हुई ये। ठीक है। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग करना है कि भाई अगर कोई देश कमजोर है तो उसकी आपस में मदद करेंगे, उसको जो है आयात निर्यात के माध्यम से मदद करेंगे और राजनीतिक संकट अगर कोई होता है तो उसके में भी उसकी मदद की जाएगी। ईयू का गठन 6 यूरोपीय देशों, शुरुआत के जो देश थे वो शुरू में 6 थे, उसके बाद 12 हुए और भी अधिक बढ़ गए। तो कौन कौन से थे? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ने मिलकर इसका जो है गठन किया था। अब बात करते हैं इसकी उपलब्धियां कौन कौन सी है। एकल बाजार यानी कि सभी का बाजार जो है एक कर दिया इन्होंने कि अपना 6 देशों का बाजार क्या रहेगा? एक रहेगा। किसी प्रकार के टैक्सेस नहीं लगेंगे, है, मुद्रा भी एक रहेगी, सामाजिक और आर्थिक विकास करेंगे और वैश्विक सहयोग, विश्व स्तर पर सहयोग करेंगे। देखते हैं। ईयू ने एकल बाजार की स्थापना की जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही आसान हो गई। यानी कि अगर एक देश का नागरिक दूसरे देश में जा रहा है तो उस पर जो है वीजा वगैरह जो है दूसरे जो है डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है और माल भी आ रहा है, आयात निर्यात हो रहा है तो उसमें भी जो है टैक्सेस वगैरह और फालतू के जो दूसरे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बंद कर दिया। यूरो मुद्रा, यूरो ने यूरो मुद्रा की शुरुआत की जो 19 सदस्य देशों में चलती है। अभी कितने देश है? 19 सदस्य देशों में वो यूरो मुद्रा चलती है। शांति और सुरक्षा, यूरोप ने यूरोप में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि यूरोप में जो कहीं पर भी आपस में अगर किसी भी देश का सीमा विवाद होता है या दूसरे जो है मामले होते हैं तो यूरोप ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सामाजिक और आर्थिक विकास, यूरोप ने सदस्य देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। वैश्विक सहयोग, यूरोप ने वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया है। देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको भी जो है इस वीडियो से फायदा मिले, ऐसा मैं मेरा आशा करता हूं। द यूरोपियन यूनियन EU was established on November 1st 1993 अंडर द maastricht ट्रेटी। maastricht ट्रेटी थी, उसके तहत 1 नवंबर 1993 को EU का जो गठन हुआ। एमिंग टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, उसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक और राजनीतिक जो है सहयोग करना। किसमें? अमंग यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपीय देश थे उनके अंदर। द EU वाज फॉर्म्ड बाय 6 फाउंडिंग मेंबर्स, 6 इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे। कौन से? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स, है ना, ये सारे। इसके अचीवमेंट उपलब्धियां क्या रही है? सिंगल मार्केट, सभी का जो एक मार्केट कर दिया 6 देशों के बीच, अब तो 19 सदस्य देश हो गए हैं। यूरो करेंसी, एक करेंसी जो है वहां की अलग चलती है, जैसे डॉलर और जैसे हमारा रुपया ऐसा नहीं है, वहां की अलग करेंसी चलती है। उसके 19 मेंबर जो है कंट्री है।
पीस एंड सिक्योरिटी, यू प्लेड अ की रोल इन प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन यूरोप। यूरोप में जो है शांति और सुरक्षा स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू लॉन्च्ड प्रोग्राम्स टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग मेंबर स्टेट्स, है ना, जो देश है उनके अंदर जो है सामाजिक आर्थिक जो है सहयोग की भावना के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन और क्या है, वैश्विक सहयोग की भावना जो है उन्हें बढ़ाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी लिखी। देखिए भाई, भारत और चीन के संबंध, गलवान जो हमला हुआ था 20 में, यानी कि एक तरह से हमारे सैनिकों पर अटैक किया था उन्होंने अचानक से, उसके बाद जो है तनाव बढ़ गया था दोनों देशों में, लेकिन मिल बैठकर कई तरीके जो है बातें, कई बार जो है कई प्रयास किए और जो है हमारे बीच संबंध जो है उनके चीन के जो सुधर गए हैं। देखिए, भारत चीन संबंध वर्तमान में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। हाल ही में दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई समझौते किए हैं, है ना। सीमा विवाद लंबे समय चल रहा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है चीन से, जैसे कि डेप्सांग प्लेन्स और डेमचोक में आपसी गश्ती अधिकारों को बहाल कर दिया है। ये जो बॉर्डर लाइन्स है वहां पर जो है, और जो आपस में जो गश्ती होती है, वहां पेट्रोलिंग होती है, तो उसको बहाल कर दिया है, बीच में रोक दी गई थी। यह समझौता 2020 के गालवान संघर्ष के बाद पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। आर्थिक संबंध कैसे हैं? भारत और चीन के बीच व्यापार 2025 में कितना रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, लेकिन भारत का व्यापार घाटा कितना है? 90 अरब डॉलर है, यानी कि हम आयात अधिक कर रहे हैं वहां से, और हम उनको जो भेज जो है बहुत कम रहे हैं, तो हमारा जो घाटा कितना है? 90 अरब डॉलर, यानी कि वो हमसे मांगता है एक तरह से। राजनीतिक संबंध क्या है? भारत और चीन ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चीन के समर्थन की पुष्टि की है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। चुनौतियां क्या है हमारे सामने? अभी सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है कि चीन अपने आप को इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभावी बनाना चाह रहा है, और सीमा विवाद भी चल रहा है कई बार। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच तनाव बना हुआ है। बेल्ट एंड रोड यानी कि वो बॉर्डर्स के साथ साथ जो है रोड बना रहा है और हमारी एक्टिविटीज पर जो है निगरानी कर रहा है। भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच तनाव है, व्यापार घाटा और आर्थिक असंतुलन की जो है बहुत अधिक जो है बढ़ रहा है। अगले देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने देश में तो प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने वातावरण को जो है, पर्यावरण को शुद्ध रखें, अच्छा रखें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे क्या प्रयास है? जो वहां के मानक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानक है, उसमें हमारा क्या योगदान है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कुछ प्रमुख पहल जो है इस प्रकार है। मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, है ना, क्या नाम दिया है? मिशन लाइफ। भारत ने अक्टूबर 2022 में इस वैश्विक पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए सोच समझकर उपभोग को बढ़ावा देना है, कि भाई पर्यावरण के जो हमारे संसाधन है उनका हम सोच समझकर जो है क्या करेंगे? दोहन करेंगे। ठीक है। मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण की जो जीवन शैली है पर्यावरण के साथ हो, प्रकृति के साथ हो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBS, देखो इसका नाम अभी चर्चा चल रही है। हमारे जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी जो है बहुत अधिक प्रयासरत है, और हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि भाई अभी उन्होंने जो है ब्राजील गए हैं, बिग कैट अलायंस की जो मीटिंग ली है दिल्ली में है, और रामसर साइट्स के बारे में सुन रहे हैं। काफी अभी जो है बहुत सक्रिय है, और अभी जो है रिस्का में जो है मैराथन भी कराई है, टाइगर मैराथन, तो बहुत अच्छा काम जो है किया जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये IBCA। भारत ने अप्रैल 2023 में IBCA की शुरुआत की थी, जो दुनिया भर में 7 जंगली बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक प्रभावकारी कदम है। यानी कि क्या 7 जंगली बिल्लियां, जिसमें जो है जो कैट फैमिली के जो जानवर है उनको जो है संरक्षण देने के लिए पहल की है बिग कैट अलायंस।
रामसर साइट्स क्या है? रामसर साइट यानी कि जहां पर आर्द्र जमीन है उसको संरक्षित किया जाए और वहां पर पेड़ पौधे और जो है पशु पक्षी जो है फले फूले। भारत में 89 रामसर साइट्स है जो आश्रय स्थल और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम कर रहे हैं, वहां पर उसको संरक्षित कर दिया है और वहां पर जो है वनों का कटाई वगैरह जो है रोक दी गई है। वन और वृक्ष आवरण, भारत के वन और वृक्ष आवरण में 2021 के आकलन की तुलना में 1445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है ना। 21 की तुलना में कितने हैं? 1445 वर्ग किमी, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किमी की वृद्धि शामिल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू था? 1986 का था ये अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य अधिनियमित किया गया था। इन इंग्लिश, India has made significant strides in environmental conservation, showcasing its commitment to protecting biodiversity and addressing climate change. Here are some key initiatives. These are the key initiatives. Conservation projects. Project Tiger, launched in 1973. This project has helped increase the tiger population to cover 3,600, with India hosting nearly 70% of the world's wild tiger. Students, India has nearly 70% of world's tiger population. It's a very big achievement for India. Project Elephant, established in 1992. It was established in 1992. This project focuses on protecting elephant habitats and mitigating human-elephant conflicts. The conflicts which occurs many times we listen and see. Sometimes elephants kill humans and sometimes human kill elephant, and it was established in 1992. That is Project Elephant, to stop the elephant human conflict. International Big Cat Alliance, IBCA. In news, in media, we oftenly listen these IBCA, that Mr. Bhupendra Yadav ji announced that we have made such differences. India leads this alliance with 24 countries reaffirming their commitment to big cat conservation. So स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में सुनते हैं हम अक्सर। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव क्या हमारे? मिशन lifestyle for environment, that is means we should live according to environment, with the environment, with nature, aims to promote sustainable living and reduce environmental impact. Mission Life. National Afforestation Program, NAP, focuses on increasing forest cover and restoring degraded ecosystem. क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए, रेस्टोरिंग डिग्रेडेड, जो इकोसिस्टम डिग्रेड हुआ है, पतन हुआ, उसको भी ठीक किया जाए। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, एम्स टू कंजर्व एंड रेस्टोर मैंग्रोव इकोसिस्टम क्रूशियल फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव जो है बड़ी संख्या में, जो बहुत बड़ी संख्या मैंग्रोव जो है पेड़ पाए जाते हैं, तो उनकी भी जो है सुरक्षा की जाती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जो है इंडिया का बहुत अच्छा रहा है। इंडिया इज सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एग्रीमेंट, UNFCCC एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, तो इनमें सब में जो भागीदारी निभा रहा है और बहुत अच्छा कार्य जो है इंडिया के द्वारा प्रकृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। संसाधनों की भू राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स में हमें देखना है कि हमें और दे रखा है अथवा ना, हमारे लिए जो है क्वेश्चन जो है हमें देखना, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें क्या करना है, इनमें जो है ऑप्शन है हमारे पास, या तो प्रश्न ये वाला कर ले हम या ये करें। इसमें ऐसे ही जो है इसी प्रकार जो है हमारा इसमें है, या तो हम इस प्रश्न को कर ले अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण, या फिर हम जो है संसाधनों की भू राजनीति करना। हमें एक प्रश्न करना है ना, और वाले जो ऑप्शन मिलते हैं उनमें एक करना है।
संसाधनों की भू राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन व्हाट इज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं और रिसोर्सेज के कारण ही जो है विश्व में तनाव बढ़ जाता है। कई बार अभी जो वेनेजुएला का हमने जो एग्जांपल देखा है कि वहां के राष्ट्रपति को जो है अमेरिका द्वारा जो है कैद कर लिया गया, ठीक है। और वेनेजुएला पर जो एक तरह से क्यों 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 किया गया, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, पेट्रोल है ना, क्रूड ऑयल है। देखिए संसाधनों की भू राजनीति का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग और नियंत्रण से संबंधित राजनीतिक और आर्थिक कारकों का अध्ययन, यानी कि कौन से प्राकृतिक संसाधन कहां पर है, उनका यूज कैसे करना है, उन पर नियंत्रण कौन करेगा, ये है। जैसे आइसलैंड का अभी बहुत मुद्दा चल रहा है कि वहां पर बड़ी मात्रा में जो है रिसोर्सेस है। यह समझने की कोशिश करता है कि संसाधनों की उपलब्धता और मांग कैसे देशों के बीच शक्ति संतुलन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है? भाई किस प्रकार के, किस देश के पास कितने संसाधन है, और उसी पर जो है पॉलिटिक्स जो है वो डिपेंड करती है कि उसकी राजनीति कैसी होगी। संसाधनों की राजनीति के मुख्य पहलू क्या है, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का असमान वितरण देशों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। अगर मान लो किसी देश के पास बहुत अधिक संसाधन है और दूसरे देश के पास बिल्कुल संसाधन नहीं है, तो क्या होगा, इससे जो है जिसके पास अधिक संसाधन होंगे वह देश और अधिक जो है गरीब अमीर होगा, जिसके पास नहीं है वो उस पर डिपेंड रहेगा, वह कमजोर रहेगा। संसाधनों का उपयोग और नियंत्रण देशों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करता है। जिसके पास सर्वाधिक संसाधन होंगे वो उतना ही जो है शक्तिशाली होगा। संसाधनों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन देशों के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करता है। अगर आपके पास संसाधन अच्छे हैं तो आपके संतुलन जो है, आपका व्यापार संतुलन जो है अधिक अच्छा रहेगा। संसाधनों की राजनीति क्या है, संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग के लिए देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है होती रहती है, ठीक है। द जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एक्सेस पहुंच कैसे है, एंड कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये वैश्विक जो है राजनीति को प्रभावित करता है, एंड पावर डायनामिक्स और शक्ति को। इट एग्जामिन्स हाउ कंट्रीज compete for and manage resources हैं, impacting the international relations, economic stability and national security। तो यानी कि जो संसाधन है वो राजनीति को बहुत अधिक बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। क्या एस्पेक्ट्स क्या है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट ग्लोबल पावर बैलेंस, यानी कि अगर रिसोर्स का जो है असमान जो है डिस्ट्रीब्यूशन है तो इससे क्या होगा, ग्लोबल पावर जो है प्रभावित होती है। जिस देश के पास अधिक है तो वो पावरफुल रहेगा। रिसोर्स कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज डिटरमाइंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। रिसोर्स डिमांड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स शेप ट्रेड एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। आपस में अगर जिस हिसाब से रिसोर्स है उस हिसाब से जो इनका जो है आपसी संबंध जो है तय होते हैं। रिसोर्स पॉलिटिक्स, कंट्रीज कंपीट फॉर रिसोर्स कंट्रोल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है ये 4 क्वेश्चन जो है ग्रुप सेक्शन सी से हमने किए हैं और ज़्यादा बढ़िया जो है वीडियो हो जाता है, जिससे कि आप थोड़ा सा ऐसा ना हो कि समय ज़्यादा लग रहा है। तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस को।